हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट करेंगे लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI, announced final rules on surrender value for traditional endowment policies effective from April 1st, 2024. The surrender value is expected to remain the same or lower if policies are surrendered within the इनिशियल डैश ईयर। तो यहाँ पे IRDAI ने इन मंथ ऑफ अप्रैल अनाउंस किया था फाइनल रूल्स सरेंडर वैल्यू के ऊपर, ठीक है, फॉर अ ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसीज जो 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ गई हैं, ठीक है। अब इसके तहत इनिशियल 3 इयर्स के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका सरेंडर वैल्यू है वो सेम हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपको सरेंडर वैल्यू नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने देखो यहाँ पे पर्सन ए है, इस पर्सन ने कोई आपकी पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है। अब इसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 2 करोड़ की, ठीक है, ऐसा मान लो। अब इसको क्या हुआ, ये आपकी जो पॉलिसी थी वो आपके 20 ईयर्स की थी, ठीक है। चलो 10 ईयर्स की मान लेते हैं, 10 ईयर्स की पॉलिसी थी, ठीक है। अब इस ए पर्सन ने जो है इंस्टॉलमेंट दी है, आप ऐसे हिसाब लगाओ, फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर बीता, थर्ड ईयर बीता, 5वां साल आ गया। 5वें साल में इसने जो है ये अपनी जो पेमेंट थी, जो प्रीमियम्स है वो अब ये भर नहीं पा रहा है, तो इसने क्या किया, पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब कंपनी वाले जो पैसा इस पर्सन ए को देंगे वो हो जाएगा आपका सरेंडर वैल्यू, ठीक है। क्लियर हुआ ना। अब इसी पे जो है IRDAI ने डिफरेंट परसेंटेज बताई है कि कितने साल में कितना यहाँ पे जो है सरेंडर वैल्यू मिलेगा। एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है, फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर में अगर आप सरेंडर कर देते हो पॉलिसी तो आपको कोई भी यहाँ पे अमाउंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है आपकी सरेंडर वैल्यू। जैसे 30% रहेगी आपकी सेकेंड ईयर में, 30% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड इफ सरेंडर ड्यूरिंग दी सेकेंड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर में सरेंडर करते हो तो 35% मिलेगा। 4th to 7 ईयर के बीच में अगर सरेंडर होती है तो 50%, और लास्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, उस लास्ट 2 ईयर्स में अगर आप करते हो सरेंडर पॉलिसी को तो 90% तक का अमाउंट जो है मिल जाएगा आपको, सरेंडर वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा IRDAI की आपकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट है, Which of the following company has recently in April signed a strategic deal worth rupees 2001 crore with the Prestige Group to develop residential projects across 4 cities in India? ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे डील साइन की है प्रेस्टीज ग्रुप के साथ, ठीक है। ये डील की आपकी वर्थ कितनी है, कितना आउटले है, 2001 करोड़ का, ठीक है। किस चीज़ के लिए, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए आपकी इंडिया की सिटीज़ में, ठीक है। तो ये आपकी कंपनीज आ जाती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है। एक है आपकी आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, दूसरी है कोटक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अग्रीमेंट साइन किया है, डील साइन की है प्रेस्टीज ग्रुप के साथ, ठीक है। अब जो डील है ये हेल्प करेगी एक्सीलरेट करने में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ अर्ली स्टेज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन डेवलपिंग द ग्रीन, बेसिकली ये यूज़ किया जाएगा डेवलप करने के लिए ग्रीन फील्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को सिटीज़ में, जैसे बेंगलुरु, मुंबई, गोवा में इसे यूज़ किया जाएगा, दिल्ली NCR में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। विद अ कंबाइंड ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू ऑफ ओवर 18,000 करोड़। ये क्लियर है, ठीक है। नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्रेस्टीज ग्रुप के आपके CMD कौन है, इनका नाम है इरफान रजा। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। 1986 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की बात करें तो चेयरमैन इसके हैं आपके तानाउम बिन जायद अल नहान, ठीक है। आबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है और इसे 1976 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द प्लेयर हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड इन प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 कैटेगरी। मेंस कैटेगरी में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इन शख्स का नाम है आपका हार्दिक सिंह, ठीक है। हार्दिक सिंह को ये अवार्ड सेकेंड टाइम मिल रहा है। 2022 के लिए भी इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया था प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 की कैटेगरी में, ठीक है, 2022 के लिए। फाइन। अब हार्दिक सिंह जो है
ये रेसिपिएंट है आपके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस 2023 के। साथ में ही 2021 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। ठीक है, अब कैश प्राइस की बात करें बलबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो ये आपका कैश प्राइस है 25 लाख का। क्लियर है। नाउ अदर यहाँ पे अब विनर देख लेते हैं, जैसे PR श्रीजेश जो है ये हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है हॉकी इंडिया प्रगट सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह अवार्ड फॉर मिडफील्डर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है हार्दिक सिंह को। अगेन दूसरा अवार्ड है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकी इंडिया धनराज पिले अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर, ये अभिषेक को दिया गया है। हॉकी इंडिया असुंता लकरा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन अंडर 21, ये दिया गया है दीपिका सोरेन को। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकी इंडिया जुगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेन अंडर 21, ये दिया गया है आपका अरायजीत सिंह हुंदल को। ठीक है, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन, ये दिया गया है सलीमा तेते को, जिन्हें अपॉइंट किया गया था एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया 2 साल के लिए, जिनका टेन्योर 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक रहेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड प्लेयर ऑफ द मैन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हार्दिक सिंह को मिला है। ठीक है, देन हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया है अशोक कुमार को। तो इनका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो ये पूछा जा सकता है आपको, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच प्लेयर वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट एसोसिएशन ऑफ अ टेनिस प्रोफेशनल दैट इज ATP मियामी ओपन 2024, और इस बार ये एडिशन आपका था 39th एडिशन। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? फ्लोरिडा USA में हुआ था, और ये मेंस सिंगल टाइटल जीता था इटली के प्लेयर ने, जिनका नाम है जेनिक सिनर ने। ठीक है, अब जेनिक सिनर जो है इसी के साथ आपके फर्स्ट इटालियन बन जाते हैं जिनको मियामी ओपन बेसिकली जिन्होंने जीता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करना है, जो जेनिक सिनर है ही इज रैंक्ड सेकंड इन द मेंस टेनिस ATP रैंकिंग 2024। फाइन। अदर कैटेगरी में देखते हैं विमेन सिंगल की, तो यहाँ पे USA की जो प्लेयर हैं डेनिली कोलिन्स, इनको विनर घोषित किया गया था। ठीक है, ये विनर यहाँ पे बनी थी। देन रोहन वंचंदा बोपन्ना इंडिया के जो प्लेयर हैं, एंड मैथ्यू इब्डन ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं, इन्होंने मेंस डबल जीता था। ठीक है, विमेन्स डबल जीता है USA के प्लेयर्स ने, सोफियाना केनिस एंड बेथनी मेटिक सेंस। ठीक है, नेक्स्ट है टिम मैकगोवन, the renowned Oscar-winning American visual effects pioneer, recently in March passed away. He won Oscar in the year dash for the film Total Recall. ठीक है, तो ये बेसिकली विजुअल इफेक्ट्स के आपके पहले जने थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था एक तरह से। ठीक है, तो इनको ऑस्कर दिया गया था टोटल रिकॉल के लिए 1991 में। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज emerged as a top performing large cap on the Nifty 50 in the financial year 2023-2024। तो इसमें टॉप परफॉर्मिंग आपकी कौन सी कंपनी रही थी? तो इस कंपनी का नाम है बजाज ऑटो। ठीक है, कौन सी कंपनी थी? बजाज ऑटो। सेकेंड नंबर पे टाटा मोटर्स थी, और थर्ड पे कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ बजाज ग्रुप का आपका रिटर्न कितना था यहाँ पे? ये था आपका 142.52% का। ठीक है, टाटा मोटर्स का जो सेकेंड नंबर पे थी आपकी, इनका रिटर्न था 136.67% का। कोल इंडिया लिमिटेड का रिटर्न था 118.73% का, जो थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप थी निफ्टी 50 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपकी आती है अदानी ग्रुप फ्लैगशिप पोर्ट। ठीक है, अदानी ग्रुप फ्लैगशिप पोर्ट, ये था आपका फोर्थ नंबर पे। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे कौन सा था? हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, ये फिफ्थ बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप कंपनी आपकी थी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एनकरेज यंगस्टर टू चूज द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है इंडिया की स्पेस एजेंसी ने, विच इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो ये आपका प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बेसिकली क्या है? ये एक नया इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, दैट इज स्टार्ट। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है? मेन इसके टारगेट कौन है?
स्टूडेंट्स फ्रॉम दी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं और फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं उन पे ये टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे डोमेन स्पेस साइंस के इंक्लूड किए गए हैं, जैसे आपका एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स, हेलियोफिजिक्स एंड सन अर्थ इंटरेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, देन एरियोनॉमी, ये सारी डोमेन इसमें कवर की गई हैं, ठीक है। और ये जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये आपका कंडक्ट किया गया था अप्रैल में और ये मई तक आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हो, अप्रैल 24 से मई 10 तक ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे इन्होंने इसका बताया हुआ है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सम्मान पोर्टल फॉर इट्स फॉर्मर एम्प्लॉयज टू मैनेज मेडिकल क्लेम्स, व्यू पर्सनल प्रोफाइल्स, डिपेंडेंट डिटेल्स एंड एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन। तो इनमें से कौन से आपकी कंपनी है जिन्होंने सम्मान पोर्टल को लॉन्च किया है फॉर्मर एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो आंसर हियर इज इट इज NMDC लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? NMDC लिमिटेड, क्लियर है, जो आपकी 8th नवरत्ना कंपनी बनी थी, ठीक है। नाउ अब जो पोर्टल है, दिस पोर्टल इज डिजाइन टू इंश्योर ऑन टाइम रीइंबर्समेंट एंड इजी एक्सेस टू ऑल सर्विसेज, ब्रिंगिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस टू दी फॉर्मर एम्प्लॉयज, ठीक है। अब जो पोर्टल है इसे लॉन्च किसने किया था? जो आपके CMD हैं NMDC लिमिटेड के अमिताभ मुखर्जी ने, क्लियर है। अब यहाँ पे NMDC का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, फाइन। Next is, with which company the National Power Training Institute signed a MOU to establish a Center of Excellence for Research and Development in Energy Domain, ठीक है। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिनके साथ MOU साइन किया है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने? किस चीज़ के लिए? एस्टैब्लिश करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किस R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एनर्जी डोमेन के लिए, ठीक है। तो ये कंपनी आपकी है PTC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, बेसिकली जो सेंटर होगा इसका काम क्या रहेगा? ये यहाँ पे एडवांस रिसर्च इनिशिएटिव्स जो हैं वो करेंगे, ठीक है, एड्रेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो आपके एनर्जी डोमेन में चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, एमर्जिंग चैलेंजेस को ये बेसिकली एड्रेस करने वाले हैं यहाँ पे, क्लियर है। सिग्नेटरी कौन रहेंगे यहाँ पे आपके? साइन किसने किया था ये MOU? डॉक्टर तृप्ता ठाकुर जो डायरेक्टर जनरल है NPTI की, एंड कोयल सिंघल जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आपके PTC इंडिया के, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो PTC इंडिया के आपके CMD कौन है? इनका नाम है डॉक्टर राजीव के मिश्रा, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। NPTI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये फरीदाबाद हरियाणा में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड इट्स वन व्हीकल वन फास्टैग रूल फ्रॉम डैश। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वन व्हीकल वन फास्टैग रूल। अब ये क्या है कि आप जो आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 4 व्हीकल हैं तो सबके लिए आपको अलग अलग फास्टैग लेना होगा, ठीक है। कोई यहाँ पे मल्टी लिंकिंग नहीं चलेगी फास्टैग्स की, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि सिंगल फास्टैग आप बहुत सारे व्हीकल्स के लिए यूज कर रहे हो, तो अब ये सब चीजें बंद हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका इफेक्ट में आ चुका है 1 अप्रैल 2024 से, क्लियर है। आंसर इज ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है आपका। दिस इनिशिएटिव एम्स टू डिस्करेज द यूज ऑफ सिंगल फास्टैग फॉर मल्टीपल व्हीकल्स और लिंकिंग मल्टीपल फास्टैग्स टू अ सिंगल व्हीकल, ये क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा फास्टैग की हिस्ट्री जाने तो फास्टैग आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में और 2019 में ये मैंडेटरी कर दिया गया था सारे व्हीकल्स के लिए, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है? ये कभी कभी स्टार्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली हमारा जो टोल पेमेंट होता है वो हमारे अकाउंट से डायरेक्टली कट हो जाता है, ठीक है। Now next question है, the Union Minister Nitin Gadkari of Ministry of Road Transport and Highways announced the new satellite-based toll collection system to replace toll plazas in India. This toll collection system will utilize camera and dash to toll collection. तो अब यहाँ पे उन्होंने बात क्या की है? टोल प्लाजा हटा देंगे और डायरेक्टली आपका टोल कट जाएगा आपके अकाउंट से। अब ये कैसे होगा? ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस की हेल्प से अब यहाँ पे टोल जो है वो डिडक्ट हुआ करेगा हमारे अकाउंट से, क्लियर है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। पहले जीपीएस क्या है? जीपीएस इज अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट एंड रिसीविंग डिवाइसेस यूजिंग टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ समथिंग ऑन द अर्थ। तो काम क्या है इसका? लोकेशन डिटरमाइन करना, ठीक है। अब जीपीएस इज अ स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, तो ये भी ध्यान में रखना है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा ये भी देखेंगे। सबसे पहले जीपीएस बेस्ड टोल प्लाजा सिस्टम
क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। दिस इनोवेटिव सिस्टम रेवोल्यूशनाइज टोल कलेक्शन बाय इंटीग्रेटिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी इनटू द प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड थिंग, दिस सिस्टम एलिमिनेट्स द नीड फॉर व्हीकल टू स्टॉप एट टोल प्लाजा। जैसे अभी लंबी लंबी कतार लगती हैं, क्यू लगती हैं, वैसे अब नहीं होगी। डायरेक्टली जो वहाँ पे सिस्टम लगा होगा वो नंबर स्कैन करेगा, ठीक है, और आपका टोल डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। एज अ टोल चार्जेस आर ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। थर्ड है, द अमाउंट ऑफ द टोल विल बी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल, ऑल दीज डेटा विल बी गैदर्ड वाया जीपीएस। अब देखो अभी क्या होता है, जैसे एक पर्सन है जो 10 किलोमीटर से ट्रैवल करके आया है, एक है जिसने 20 किलोमीटर पर ट्रैवल किया है और एक ने 50 किया है, ठीक है। अब टोल प्लाजा यहाँ पे है, एक के लिए 10 किलोमीटर की दूरी पे था, एक के लिए 20 की और एक के लिए 50 की। अब टोल तीनों का ही सेम कटता है। जैसे मान लो टोल जो है 100 रुपये तीनों का कटा, बट डिस्टेंस तो सभी ने अलग अलग ट्रैवल किया था, पर टोल सबका एक जैसा कट गया। तो अब ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। जितना आपने जो है ट्रैवल किया होगा उसके डिस्टेंस के बेसिस पे आपका जो है टोल कटेगा, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ हाउ डज द सिस्टम वर्क? जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हीकल्स आर मैच्ड टू कैलकुलेट द टोल फीस। तो यहाँ पे जीपीएस की मदद से आपका डिस्टेंस जो है वो ट्रैक किया जाएगा और उस हिसाब से आपका डिस्टेंस जो है कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस के हिसाब से आपका टोल फी कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। टोल चार्जेस आर ऑटोमेटिकली डिडक्टेड एज व्हीकल अप्रोच कलेक्शन पॉइंट्स। व्हीकल मस्ट बी इक्विप्ड विद द जीपीएस इनेबल्ड नंबर प्लेट्स। तो ये चीज़ अब यहाँ पे नहीं आई है कि ये हमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ द ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास इंस्टॉल्ड ऑन हाईवेज आइडेंटिफाइंग जीपीएस इनेबल्ड नंबर प्लेट्स फॉर डिडक्शन। तो ये सारी चीज़ ऐसे काम करने वाली है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, the Ministry of New and Renewable Energy has reimposed ALMM approved list of models and manufacturers for solar photovoltaic module with effect from dash। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक लिस्ट यहाँ पे जारी की है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। किस चीज़ के लिए? सोलर फोटोवोल्टाइक और सोलर सेल्स के लिए बेसिकली लिस्ट जो है जारी की गई थी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है। तो जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे या गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोजेक्ट होंगे, वहाँ पे जो मटेरियल या जो मॉड्यूल्स यूज़ किए जाएंगे सोलर फोटोवोल्टाइक के या सोलर सेल के, वो इन्हीं लोगों से खरीदा जाएगा, इन्हीं कंपनी से खरीदा जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट इन्होंने ऐसे जारी की थी। अब ये इफेक्ट में कब से आएगा? ये आ चुका है इफेक्ट में 1 अप्रैल 2024 से। क्लियर है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, दिस मैंडेट्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स फीचर्ड इन द लिस्ट एज अ नॉन टैरिफ बैरियर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसका एम क्या है कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको बढ़ावा देना है और हमें जो है इम्पोर्ट जो हो रहा है सोलर मॉड्यूल का वो कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ALMM ऑर्डर्स मैंडेट्स दैट only models and manufacturers featured on the list are eligible for the use in a government projects, government assisted project installed in India, ठीक है। थर्ड है, the projects commissioned by 31st March 2024 will be exempted from the requirement of a procuring solar photovoltaic modules from this list, ठीक है। नाउ अब एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो कौन कौन एप्लीकेबल है, तो ALMM जो लिस्ट है विल अप्लाई ऑन गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स प्रोक्योर इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, कौन सी स्कीम में एप्लीकेबल होता है? एक तो PM कुसुम हो गया, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। दूसरी है आपकी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इन पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है? इट विल नॉट अप्लाई to the projects constructed under the open access or as a captive by the private companies, meaning that ALMM will not apply for those who establish their own capacities। ये क्लियर हुआ। नाउ अब इस लिस्ट में बड़ी बड़ी कौन सी जो है मैन्युफैक्चरर्स आपके इंक्लूडेड हैं, जैसे विक्रम सोलर हो गया, वारी, टाटा पावर सोलर, मुंद्रा सोलर फोटोवोल्टाइक लिमिटेड, अदानी ग्रुप का जो आपका पार्ट है, ठीक है, इंसोलेशन एनर्जी, जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड, प्रीमियर इंजीनियर एनर्जी, ये सब इसमें आपके शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री की, तो इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिराज सितार रिसेंटली गॉट GI टैग इन अ हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी, द मिराज सितार बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये सितार जो है ये बिलोंग करता है आपका महाराष्ट्र से,
ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अभी रिसेंटली बहुत सारे जीआई टैग्स दिए गए हैं डिफरेंट आपके स्टेट्स को, जैसे असम में दिया गया है, असम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को दिया गया है, महाराष्ट्र के, त्रिपुरा के, मेघालय के, ठीक है, गुजरात के कुछ आइटम्स हैं आपके यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो इसे वीडियो पॉज करके। ठीक है, बहुत सारे जीआई टैग हैं। इवन अब जो लिस्ट है, लिस्ट आपकी 600 प्लस हो चुकी है जीआई टैग्स की। ठीक है, टोटल यहाँ पे अभी जीआई टैग्स कितने हो गए हैं, 643 टैग्स। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स के जीआई टैग्स हैं, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी सिंगल ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसमें सबसे ज्यादा टैग्स उभर के आए हैं वो आपकी जगह है वाराणसी। क्लियर है। Next है, as per the data released by Ministry of Defence, Indian defence sector has recorded the highest ever defence exports of rupees crore in financial year 2024. तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो डेटा यहाँ पे रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने अभी तक का डिफेंस एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया है। ठीक है, कितना किया है, 21,083 करोड़ का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो यही आपका रिकॉर्ड था 15,920 करोड़ का। ठीक है, और इस बार हमने 32.5% का यहाँ पे ग्रोथ देखा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके अलावा लास्ट 10 ईयर्स की अगर बात करें, लास्ट डिकेड की बात करें, तो यहाँ पे 31 टाइम्स जो है ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो यूनियन मिनिस्टर हम सभी को पता है राजनाथ सिंह जी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, इनका नाम है अजय भट्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप पूरे लास्ट 11 ईयर्स का डेटा देख सकते हो कि 2023-24 में कितना था हमारा एक्सपोर्ट, 21,083 करोड़ का। ठीक है, इससे पहले 15,920 करोड़ का, फिर 120 फिर था आपका 12,815 करोड़ का, इससे पहले था आपका 8,435 करोड़ का। तो यह आप लास्ट 11 ईयर का डेटा देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज introduce electric mobility promotion scheme 2024. The EMPS scheme is implemented for how many month? देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, इनिशियली इस स्कीम को 4 महीने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये कंटिन्यूएशन है आपका फेम सेकंड का। फेम सेकंड स्कीम जो थी इसके बारे में भी देखेंगे हम। ठीक है, पहले बात करेंगे EMPS स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है इसका काम क्या है, प्रमोट करना अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। स्पेसिफिकली ये टारगेट करता है 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है, जो बजट आउटले दिया गया है वो है आपका 500 करोड़ का, एंड ये रिप्लेस करेगा फेम सेकंड स्कीम को, जैसा मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, इनिशियली EMPS स्कीम जो है 4 महीने के लिए लाई गई है। 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुई है और ये चलेगी आपकी 31 जुलाई 2024 तक। ठीक है, एंड यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं सब्सिडीज 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए। इवन यहाँ पे आपका ई रिक्शा और ई कार्ट को भी शामिल किया गया है। क्लियर। नाउ की पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है 2 व्हीलर्स के लिए। पर 2 व्हीलर कितना प्रोवाइड कर रही है, 10,000 का। और इनका टारगेट है इस स्कीम के तहत कि 3.33 लाख 2 व्हीलर्स इस बार इन्होंने कवर करने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका जो 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर के लिए आपको 25,000 की सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। एंड टारगेट कितने का है, अगर स्मॉल 3 व्हीलर्स की बात करें तो ये टारगेट आपका मोर देन 41,000 का रखा गया है। वहीं पे 50,000 यहाँ पे दिए जाएंगे आपको लार्ज 3 व्हीलर्स के लिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अब बात करते हैं फेम इंडिया की। फेम इंडिया जो आपकी स्कीम थी ये थी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, 2015 में लाई गई थी ये स्कीम अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट करना एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको जो है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। ठीक है, फेम 1 स्टार्ट की गई थी 2015 में और 2019 तक चली थी। फिर सेकेंड फेम जो थी आपकी, ये आपकी 1 अप्रैल 2019 को लाई गई थी, टिल ये चली थी 31 मार्च 2024 को। और अभी यहाँ पे एक तरह से कंटिन्यू किया गया है आपकी इसी टाइप की स्कीम को जिसका नाम है EMPS। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 which among the following exercise was performed by Indian Air Force to test its capabilities and preparedness for high intensity operation? तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडियन एयर फोर्स ने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल परफॉर्म की है, जो आपका
10 डे एक्सरसाइज थी। कहाँ पर हुई थी? ये आपकी हुई थी पोखरन राजस्थान में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इस एक्सरसाइज का नाम था गगन शक्ति 2024। क्लियर है? नाउ इस एक्सरसाइज में जो है 10,000 एयरमैन ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो तेजस, प्रचंड, ध्रुव, फिर आपके राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MK1, इन सब ने अपना जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, नाउ अब इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसके चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? इनका नाम है विवेक राम चौधरी। ठीक है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। फाइन। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1932 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट है, which among the following regulatory body has launched SCORE 2.0 to strengthen complaint redressal system? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने SCORE 2.0 को जो आपका कंप्लेंट रिएड्रेसल सिस्टम है उसको यहाँ पे लॉन्च किया था? ठीक है, तो इसे लॉन्च किया था सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे जो है लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है की पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशन किए गए हैं इस बेसिकली स्कोर 2.0 में। ठीक है, क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे यूनिफॉर्म टाइमलाइन यहाँ पे ले आई है कि 21 दिन के अंदर जो है कंप्लेंट जो है रिजॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 लेवल रिव्यू प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट लेवल में बेसिकली जो भी टीम यहाँ पे डेडिकेट की गई है कंप्लेंट्स को सुनने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, वो देखेगी। अगर इन्वेस्टर सेटिस्फाई नहीं होता है तो सेकेंड फेज में सेबी यहाँ पे जो है उसको देखेगी कंप्लेंट को। ठीक है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है नॉन अडेयरेंस टू प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस ट्रिगर्ड ऑटोमेटिक एस्केलेशन ऑफ अ कंप्लेंट टू सेबी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटीग्रेशन विद नो योर कस्टमर रजिस्ट्रेशन एजेंसी डेटाबेस फैसिलिटी सीमलेस इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन ऑन अ स्कोर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे छोटी छोटी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये यहाँ पे ऐड की गई है अभी। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइमलाइन जो अभी यहाँ पे लाया गया है 21 दिन का। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है विच रेटिंग एजेंसी रिसेंटली गॉट सेबी नॉड टू रिज्यूम बिजनेस विदाउट रिस्ट्रिक्शन? तो इनमें से कौन सी रेटिंग एजेंसी है जिसको इन मंथ ऑफ अप्रैल जो है आपका सेबी की तरफ से बेसिकली इनको नॉड मिल गई है किस चीज के लिए कि ये अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिकली जो ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी है इसको लास्ट ईयर सितंबर 2023 में जो है इन्हें बोला गया था कि आपके नए जो कस्टमर हैं उनको आप जो है ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इनका जो प्रोसेस था वो होल्ड किया गया था। अब सेबी ने इनको दोबारा से जो है परमिशन दे दी है कि ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, नाउ ब्रिक वर्क रेटिंग की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? संतोष बी नायर। ठीक है, एमडी एंड सीईओ करंटली है आलोक केडिया। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट है द महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स हैज साइन अ डील वर्थ $1 million with a Airbus Atlantic for metallic component production। ठीक है, तो यहाँ पे महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर ने किसके साथ डील की है? एयरबस अटलांटिक के साथ। किस चीज के लिए? कि मेटलिक कंपोनेंट प्रोडक्शन के रिलेटेड यहाँ पे डील साइन हुई है $100 million की। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर है ये सप्लाई करेंगे समवेयर अराउंड 2300 वैरायटीज मेटलिक कंपोनेंट की। इसके साथ साथ स्मॉल असेंबलीज जो है वो भी यहाँ पे ये भेजेंगे एयरबस अटलांटिक को। ठीक है, जिसमें आपका A320 सीरीज शामिल की गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है? पहले से ही जो महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर है एंड एयरबस अटलांटिक है इनका जो है डील चला हुआ है। इसी में एड ऑन किया गया है एग्जिस्टिंग डील में कि जो आपका महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर है ये बेसिकली डिलीवर करेगा पार्ट्स डायरेक्टली टू द एयरबस एट देयर फैसिलिटी जो आपकी फ्रांस और जर्मनी में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो करंट सीईओ इसके हैं अरविंद मेहरा। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका ऑपरेशंस जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 2013 एंड इट्स ऑपरेशन स्टार्टेड इन 2015। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रेज्ड ₹डैश इन 2023-2024 बाय सेलिंग इट्स स्टेक इन अबाउट 10 स्टेट रन कंपनीज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टेक्स जो हैं वो यहाँ पे सेल कर दिए थे और उससे इन्होंने कितना कमाया था? यहाँ पे 16,500 करोड़। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। एग्जैक्टली जो उसका आपका अमाउंट है वो है 16,509 का। तो आपको ऑप्शन ऐसे में भी दिया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच कंपनी हैज साइन अ बाइंडिंग टर्म शीट विद जापान्स Panasonic Energy to manufacture cylindrical lithium ion cells in India for 2 and 3 wheel vehicles. तो यहाँ पे बेसिकली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, IOCL एंड जो जापान की पैनासोनिक एनर्जी है, इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर किस चीज के लिए हुआ है? मैन्युफैक्चर करने के लिए लिथियम आयन सेल्स को, ठीक है, इंडिया में 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स के लिए, ठीक है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स के लिए इन्हें क्या बनाना है? लिथियम आयन सेल बनाने हैं। तो इसके लिए जॉइंट वेंचर किया गया है, ठीक है। अब इनका एम क्या है कि इन्हें एड्रेस करना है एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जैसे आपका CO2 एमिशन हो गया, ठीक है, इसको इन्हें कम रखना है। अब यहाँ पे सिग्नेटरी की बात करें तो साइन यहाँ पे डील की थी श्रीकांत वैद्य जी ने, जो चेयरमैन है IOCL के, एंड जो प्रेसिडेंट है आपके, प्रेसिडेंट एंड CEO है जो आपके पैनासोनिक एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, कंपनी लिमिटेड के, तो इनका नाम है कोजुआ तदानोबू, ठीक है। अब IOCL की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। चेयरमैन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि 2010 में इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, IOCL को महारत्ना स्टेटस दिया गया था, ठीक है। ये भी क्लियर है, कभी आपको महारत्ना पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा IOCL का एक टारगेट है। क्या टारगेट है? इट इज एमिंग टू अचीव द नेट जीरो ऑपरेशनल एमिशन टारगेट बाय 2046, ठीक है, 2046 तक इनका टारगेट है नेट जीरो ऑपरेशनल एमिशन का, ठीक है। अलाइनिंग विद द इंडियाज गोल टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज अपॉइंटेड अतुल मेहरा एज इट्स MD एंड CEO इन अप्रैल 2024। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने अपॉइंट किया है अतुल मेहरा को MD एंड CEO, इनका MD एंड CEO बनाया है? तो ये कंपनी आपकी है सब्सिडरी एक्सिस बैंक की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस कैपिटल, क्लियर है। नाउ अब जो अतुल मेहरा जी हैं, इन्होंने सर्व किया है एज अ जॉइंट MD एट अ JM फाइनेंशियल। तो ये भी ध्यान में रखना है कि प्रीवियस क्या पोजीशन थी इनकी, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? सलिल पटेल को, जिन्होंने 2018 से 2024 तक ये यहाँ पे इंटरिम MD एंड CEO जो है बने रहे थे, सर्व किया था इन्होंने, ठीक है। नाउ एक्सिस कैपिटल ने यहाँ पे 2 और अपॉइंटमेंट किए हैं, जैसे पराग गुडे जी का अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, ठीक है। धवल देसाई का किया गया है एज अ हेड ऑफ कैश इक्विटीज, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो एक्सिस कैपिटल के चेयरपर्सन कौन है? अमिताभ चौधरी, ठीक है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1984 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट है who has been appointed as a managing director of a Tata International Limited, the global trading and distribution arm of Tata Group। तो रिसेंटली जो राजीव सिंघल है, ठीक है, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड का, ठीक है, जो ग्लोबल ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है टाटा ग्रुप का। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब राजीव सिंघल जो है इस अपॉइंटमेंट से पहले इन्होंने सर्व किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट द टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? आनंद सेन को, ठीक है। अब बात करते हैं TIL की। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन कौन है करंटली? इनका नाम है नोएल एन टाटा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1962 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप जो है मैनेजिंग डायरेक्टर देख सकते हो राजीव सिंघल जी और चेयरमैन देख सकते हो, उनकी इमेज देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तुलुका बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इन मंथ ऑफ अप्रैल ये आपकी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। अब इन्होंने सक्सीड किसे किया है? जीन मिशेल सामा लोकोंडे को, ठीक है। नाउ अब इस पोजिशन से, इस अपॉइंटमेंट से पहले ये इन्होंने सर्व किया है नेशनल एक्सपर्ट इन अ कम्युनिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एट द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। साथ में ही शी बिकेम द थर्ड फीमेल मेंबर ऑफ अ लुकेंडो कैबिनेट व्हेन शी वाज अपॉइंटेड एज अ प्लानिंग मिनिस्टर इन 2023, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इन्हें जो है अपॉइंट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है फ्लेक्स त्सिसेकेडी, ठीक है। कैपिटल है इसकी किन्शासा, करेंसी है कोलोंगोलीज फ्रैंक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली इन अप्रैल अनाउंस्ड अ जॉइंट प्लान विद OpenAI फॉर Stargate एंड AI supercomputer data center project in a United States worth 100 billion US dollar which is set to launch in 2028. तो रिसेंटली यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है या अनाउंस किया है जॉइंट प्लान OpenAI के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? स्टारगेट के लिए। स्टारगेट क्या है? एक AI सुपर कंप्यूटर डेटा सेंटर प्रोजेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 100 बिलियन US डॉलर की, और ऐसा माना जा रहा है कि इसे 2028 में जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ माइक्रोसॉफ्ट एंड OpenAI ने करंटली जो है, बेसिकली ये 5 फेज का प्लान है इनका, और करंटली ये अभी है आपके मिडल ऑफ फेज 3 में। ठीक है, फॉर सुपर कंप्यूटिंग डेवलपमेंट। ठीक है, अब स्टारगेट जो है, स्टारगेट बेसिकली 5th फेज का आपका सुपर कंप्यूटर सीरीज है, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो वर्क कर रहा है स्मॉलर 4th फेज सुपर कंप्यूटर में फॉर OpenAI, एंड ये इसे लॉन्च कर देगा 2026 में। ठीक है, जो 5th फेज है वो 2028 में होगी, बट 4th फेज जो है वो 2026 में लॉन्च कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे जो है रिलीज किया गया था इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल को। क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसका एम क्या है, इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD एंड प्रमोट करने के लिए रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड बेसिक फ्रीडम फॉर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल ऑन द इक्वल बेसिस विद अदर्स। ठीक है, इस साल हमने इसका जो है 17th एडिशन ऑब्जर्व किया था। क्लियर है? नेक्स्ट है रवि कोटा सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, सीनियर IAS ऑफिसर टुक चार्ज एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, तो ये कौन से स्टेट के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं? तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है असम। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने सक्सीड किया है पवन कुमार बोध ठाकुर को। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये भी आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार इसकी थीम क्या थी 2024 की? इट वाज क्रॉस द सीज ऑन अ विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। क्लियर है? Next is the Department of Post in Dash state has released a special cover to commemorate 250 years of the release of copper ticket. तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जिसका डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है स्पेशल कवर फॉर कॉमरेटिंग दी 250 years ऑफ कॉपर टिकट? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ बिहार। ठीक है, नाउ जो फर्स्ट कॉपर पोस्टल टिकट है ये बेसिकली वर्ल्ड का फर्स्ट कॉपर पोस्टल टिकट था, जिसे पटना में लॉन्च किया गया था, जो उस टाइम पे जाना जाता था आजिमाबाद के नाम से। ठीक है, इन द ईयर 1774। ठीक है, नाउ इसे रिलीज किसने किया था? अनिल कुमार, जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ बिहार पोस्टल सर्कल। ठीक है, इन्होंने इसे रिलीज किया था। नाउ यहाँ पे आप जो है इस स्पेशल कवर को देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिए। Now next है in March 2024, Shri Sita Ram Meena has been appointed as the next ambassador of India to the Dash country. ठीक है, तो कौन सी कंट्री के ये एम्बेसडर बेसिकली बनाए गए हैं? एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नाइगर। ठीक है, कौन सी कंट्री है? इट इज नाइगर, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है। क्लियर है? अब नाइगर जो है काफी न्यूज में भी है, क्योंकि वहां पे रशियन ट्रूप्स जो हैं वो अमेरिकन ट्रूप्स को वहाँ से खदेड़ रहे हैं, तो इस बारे में काफ़ी न्यूज़ में भी आपको चर्चा मिलेगी। ठीक है, नाउ अब जो सीताराम मीना है ये 2008 बैच के IFS ऑफिसर हैं आपके। ठीक है, एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ नाइगर। ठीक है, इससे पहले ये डेप्यूटी सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। क्लियर है? यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने जो सजेशन है वो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।